वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग के पास जो टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स है, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या हम लोग सीरीज सेल को कैसे कैसे जोड़ते हैं और उससे करंट कितनी कितनी प्रोड्यूस होती है, ये हम इस टॉपिक से जानेंगे। ठीक है, तो सेल्स आर द कनेक्ट इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो सेल जब जुड़े जाते हैं वो तो एंड टू एंड जोड़े जाते हैं और उनसे क्या होगी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, यानी कि उससे क्या होगी, सेम अमाउंट में करंट क्या करेगी, हर एक सेल से फ्लो करेगी। तो नोट में 2 पॉइंट हमने जो लिखे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। ध्यान रखें, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने सेल लिए हुए हैं तो 3 सेल लिए हुए हैं, तो 3 सेल का जो भी टोटल सम होगा, ठीक है, वो हमारे क्या होगा, टोटल ईएमएफ होगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर ले तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं, जैसे ये दिए गए हैं हमारे पास, उन सबको सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहां से हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ इस कॉम्बिनेशन से ये देखेंगे कि इससे करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इसमें भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 केसेस इसके यहाँ पे भी मिलेंगे, और इसी तरीके से जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे 2 केसेस भी मिलेंगे। फिर आगे हम लोग कंपेयर करके बताएंगे कि हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन बेहतर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन बेहतर है। ठीक, किससे करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सेल लिए हुए हैं और ये 3 सेल लिए हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पे एक लाइन में बैटरी दिया गया है। बैटरी का मतलब आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब कई सारे सेल जब जोड़े आते हैं तो क्या बन जाता है, एक बैटरी बन जाता है। तो इसी तरीके से बताया रहा कि जो बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर जैसे 3 सेल दिए गए हैं तो हम इसको 3 सेल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हम एक जनरल कंडीशन लेंगे जिसमें हम लोग मान लेंगे कि बहुत सारे सेल हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे एन टर्म्स ऑफ सेल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल ईएमएफ इक्वल टू एन ई। क्या मान के चल रहे हैं हम कि एन टर्म्स ऑफ सेल दिए गए हैं, तो उनका कितना ईएमएफ हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लिया हमने, क्योंकि हमको क्या करना है, सबका सम करना है। अगर यहाँ 3 हम लोग 3 लेके चलते तो 3 ही कर लेते, और हमने क्या कंडीशन ली है कि इस आगे कई सारे एन टर्म्स में सेल लिए गए हैं। ठीक है, एक जनरल कंडीशन ली गई है, तो वहां पे हमने क्या कर लिया, टोटल ईएमएफ माना हमने कर लिया यहाँ पे कि एन ई कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर ले तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो कितना है हमारे पास, तो हम देखें वो भी हमने क्या माने हैं कि कई सारे टर्म, उसको भी हम लोग सम कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा एन आर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई कि टोटल ईएमएफ कितना है, तो सभी सेल का ईएमएफ जो भी होगा वो हमने जोड़ के रख लिया। तो यहाँ पे हमने सेल लिए थे, एन सेल लिए थे, तो एन सेल का जितना टोटल ईएमएफ हुआ हमने लिखा एन ई। उसी तरीके से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था वो हमारे पास दिया गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर है। और इनके अलावा भी हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया गया है, तो वो भी हम पूरे सर्किट के अंदर आया तो वो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बात की जाए पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कितना, आर प्लस का एन आर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इन कॉम्बिनेशन से करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हम कह सकते हैं करंट की बात करें तो I बराबर हमारे पास क्या होता है, टोटल ईएमएफ यानी कि एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि है आर प्लस का एन आर। तो हमारा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उससे हम लोग इस फॉर्मूले से करंट को बता पाएंगे कि कितनी करंट प्रोड्यूस हो। ये हमारे पास यहाँ से पता लगेगा कि हमारे पास करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, I बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। इसमें भी 2 केस बनते हैं। एक पहला केस जो है, वो पहला केस क्या है कि जब आपके पास क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो जाए वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्या हो जाए, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हमको ये भी ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से हम लोग उसको सेल कंबाइन करें या जोड़े, जिससे हमें पता चले करंट इस केस में मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगी।
तो उसके लिए हम पहला केस हम ले रहे हैं, इसको हम केस नंबर 1 डाल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर केस में हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाए कि R क्या हो जाए, कैपिटल R बहुत ज्यादा बहुत बड़ा हो NR के कंपेरिजन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो NR क्या हो जाएगा बहुत कम है, जो हम लोग बहुत कम वैल्यू है R कंपेरिजन में, तो इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी इसको अनगण्य मान के इसको हम लोग हटा देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तब जो करंट होगी वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी NE अपॉन, क्या करना है हमको, NR को हटा देना है, तो आएगा R। तो हमें एक केस तो ये मिल रहा है कि क्या होना चाहिए, यदि क्या होना चाहिए, जो कैपिटल R है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो NR के कंपैरिजन में, तो हाँ करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, I बराबर NE अपॉन R होगी। और एक सेकंड केस है, सेकंड केस क्या कि अब क्या करना होगा, उसका अपोजिट, कि जो R है हमारे पास वो क्या है, स्मॉल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के जो सम है हमारे पास उससे क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, R वाले टर्म को इस फॉर्मूले में से क्या कर देंगे, इसको नेग्लिजिबल मान के हटा देंगे। तब हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगी वो होगी I बराबर, जहां पे हम देख रहे हैं कि R दिया गया है उस टर्म को हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा NE अपॉन NR, और यहां से N और N हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि I बराबर आएगा E अपॉन R। ठीक, यहां से हमें पता चल रहा है, दो केस मैंने बताया कि ये दो केस में भी आप कंपेयर करें कि किसमें क्या होगी करंट ज्यादा, किसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस। यहाँ पे थे केस में मैंने ये बताया आपको कि जो R हो, कैपिटल R हो, यानी एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हो वो NR के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, तो I बराबर हमें वैल्यू मिलेगी NE अपॉन कैपिटल R। ठीक, NR टर्म क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, उसे हटा दिया जाएगा। सेकंड केस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल R जो है वो NR से बहुत छोटा हो, यानी इंटरनल जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो बहुत बड़ा हो, तो उस टर्म में क्या होगा, हमारा जो कैपिटल R होगा वो नेग्लिजिबल होगा, उसे हम लोग हटा देंगे, तो आएगा I बराबर NE अपॉन NR। यहाँ से N और N कट गया, तो I बराबर E अपॉन R। तो इन दोनों ही आप केस को अगर कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्या, कि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब नेग्लिजिबल है, जब कैपिटल R क्या हो आपका, बड़ा हो। तो पहले वाले केस में क्या होगी, करंट जो आपकी होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो हमें किस तरह, हमें सर्किट को क्या करना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हम लोग को क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको ज्यादा रखना है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम रखना है, तो हमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा था, तो हम लोग ने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को किस तरीके से जोड़ा जाए कि मैक्सिमम करंट हमें प्राप्त हो जाए, ये हम लोग अभी जाने थे कैसे किया जाए। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और हमें तब पता करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ने में भी हमें किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम करंट आपको मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। सेल आर द सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल, यानी कि क्या दिया गया है, जो हर एक आप देखें सेल को देखें, जो हर एक सेल का जो बड़ी लाइन ये होती है, मैं बता चुका हूँ फिर भी नई बात पता है आपको तो ध्यान रखें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ी लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और करंट का फ्लोनेशन भी उसी साइड से होता है। तो सभी सेल में आप देख लीजिए कि क्या किया गया है, वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो रहा है, एक साथ क्या एक पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईच सेल इज कनेक्टेड टू द वन पॉइंट। तो देख रहे हैं कि सभी सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे क्या हुआ, कनेक्ट किए गए हैं, और उसी तरीके से किसी भी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़े गए हैं। ठीक है, नोट पे में क्या ध्यान रखना है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ द वन सिंगल सेल, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो किसी एक सेल के, यानी एक सेल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, इसी एक सेल के जो टोटल ईएमएफ होगा वो किसी एक सेल के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर ये जो मैं बात कहूं ये इसलिए लिखी हुई है
कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस को भी जब हम लोग पैरेलल में जोड़ते थे तो हम लोग कैसे जोड़ते थे, मैं अभी लिख बताता हूँ, वैसे आप इसको देख ले कि 1/r इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग कहते थे कि 1/r1 + 1/r2, ठीक है। इसी तरीके से वो करते थे, जब उसको हम लोग r इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाता था, ये जो भी वैल्यू होगी ऊपर चली जाएगी और डिवाइड में हो जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो सर्किट को पहले देख लीजिए अच्छे से। भाई क्या दिए गए हैं, 3 सेल को हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है। तो हम जो सॉल्व करेंगे तो ये जनरल कंडीशन में लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि इसमें n सेल जोड़े गए हैं, n टर्म्स ऑफ सेल जोड़े गए हैं, ठीक है। n सेल यानी कि कई सारे सेल जोड़े गए हैं, पर उसमें होगा क्या कि जो टोटल EMF होगा वो किसी एक सिग्नल सेल के ही बराबर होगा, यानी कि A होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल EMF जो होगा, टोटल EMF ऑफ द बैटरी बोले, वो कितना होगा, E होगा, ठीक। टोटल EMF ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा R/n। और बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R/n होगा। इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो R/n के टर्म में फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पूरे इस सर्किट में, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस है, तो वो बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा R + R/n। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो इस कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करें, अगर हम यहाँ पे करंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, सो करंट जो होगी, करंट कितनी होगी, I बराबर क्या लिखेंगे, E टोटल EMF जो हमारे पास है, और हमारे पास ये हो जाएगा R + का R/n, ठीक है। इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम बराबर कर लेंगे, एलसीएम को इक्वल कर लेंगे, नहीं n से मल्टीप्लाई यहाँ पे और n से यहाँ पे हो जाएगा, और लास्ट में n क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, E के पास आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हो जाएगा NE, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपके पास कि NR + का R, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम किसी सेल को जोड़ते हैं तो हमारे पास करंट जो होगी वो यहाँ, इसके भी हमारे पास क्या होंगे, 2 केस होंगे जो हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे किस केस में करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी पैरेलल में। तो फर्स्ट केस की बात करें तो क्या हो जाए, इफ यदि आपका कैपिटल R जो हो जाए वो आपके R/n यानी R/n से क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब जो करंट होगी वो करंट कितनी होगी, जब क्या हो जाए, कैपिटल R क्या हो जाए, R/n से बहुत बड़ा हो जाए, तो R/n क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर ये हो जाएगा NE अपॉन हमारे पास आ जाएगा कितना, अपॉन हमारे पास आ जाएगा कि N और R, ठीक। देख रहे हैं कि जब क्या हो जाए, हमारा जो कैपिटल R हो जाए वो R इंटरनल यानी कि r/n से क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये n से n कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं तो I होगी वो हो जाएगी E/R। उसी तरीके से सेकंड केस की बात करते हैं कि जब क्या हो जाए, इफ कैपिटल रेजिस्टेंस जो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए R/n से, देन तब जो हमें करंट मिलेगी कितनी करंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि I अपॉन लिखेंगे NE अपॉन क्या करना है, R, जो R हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये बहुत छोटा, तो R टर्म को हम लोग हटा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि आ जाएगा जब आपके हमारे पास कितना R, तो हमारे पास जो करंट होगी वो हो जाएगी I बराबर NE अपॉन। हमें क्या मिल रहा है, तो आप देखें दोनों कंपेयर करें दोनों केसों को,
तो आप दोनों केसों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलता है कि जब आपके पास क्या होना चाहिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो वो बहुत छोटा हो या बहुत कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो और ये पूरा जुड़ा हुआ हो किससे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट जो होगी हमें मैक्सिमम प्राप्त होगी, यानी मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी देखा, उसके भी 2 केस थे, और यहाँ उसमें भी आप जो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा तो उसमें भी मैंने 2 केस बताए। तो दोनों केस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस केस में करंट ज़्यादा मिल रही है, किस केस में हमें करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। और ये चीज़ों को आप बड़े अच्छे से नोट्स बना लीजिए पढ़ने के लिए, डन करने के लिए, तो नोट्स वगैरह भी। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने बताया। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, जिससे आपको और भी आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, तो जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी बेस पे हमारे पास क्या है, इस सेल कॉम्बिनेशन पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया हमारे पास 2 सेल E1 and E2 इन द गिवन सर्किट, डायग्राम ऑफ द हैव EMF of 5 volt and 9 volt. Respectively calculate the current flowing through the resistance of the 3 ohm. तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि 2 सेल हमारे पास दिया गया है, जो कि एक हमारे पास है E1 और E2, यानी हमारे पास जो EMF है एक है E1 और E2 यहाँ पे दिया गया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.3 और 1.2 ओम, और हमारे पास क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग नेट EMF की बात करें, यहाँ पे टोटल EMF या फिर नेट EMF कितना है इस सर्किट में, तो नेट EMF आप देखिए। ये क्वेश्चन को करने से पहले आप इन सेल के कॉम्बिनेशन को जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, करंट का फ्लोनेशन यहाँ ऐसे होगा और यहाँ पे करंट का फ्लोनेशन ऐसा होगा, यानी कि जब करंट का फ्लोनेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, यदि सेम डायरेक्शन में होता तो वहां प्लस किया जाता है, यदि सेम डायरेक्शन में नहीं है तो वहां पर लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट EMF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है करंट की, करंट फ्लोनेशन जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 वोल्ट माइनस का हमारे पास नेक्स्ट था 5 वोल्ट, तो हमारे पास जो नेट EMF होगा वो हो जाके 4 वोल्ट होगा। आई होप ये चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। इसीलिए सेल जो जुड़ता है ना उसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है, नहीं अगर हम यही नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 और 5 को ऐड कर देंगे, 14 कर देंगे, आंसर कुछ और ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जल्दीबाजी बच्चे करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, सीधे कि हाँ सर ने टॉपिक पढ़ाया था वैसे उठा के रख देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई करंट का फ्लोनेशन किधर है, दोनों सेल में देखना है। करंट का फ्लोनेशन सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, प्लस करेंगे, और करंट का डायरेक्शन क्या है, अब अपोजिट डायरेक्शन में है या अलग डायरेक्शन में है तो वहां पर माइनस करते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला कि नेट EMF कितना है, 9 - 5 का 4 वोल्ट निकला। अब बात करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। हम बात करें कि हम चाहे तो टोटल बार लगा देते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो हमारे पास दिया गया है 0.3 प्लस का 1.2 यानी कि 1.5। और इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार और अच्छे से पढ़िएगा कि हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि 3 ओम जो यानी 3 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पर करंट कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली तो निकल नहीं जाएगा, हमें बहुत सारा इसमें टर्म्स निकालने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता है कि पूरे सर्किट में करंट कितनी है। पूरे सर्किट की करंट हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम पूरे सर्किट की करंट निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे बता पाएंगे कि 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कितनी करंट उसमें है। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी कि 18 अपॉन 6 नहीं, यहाँ पे आपके आएगा 3 + 6, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा 2
ओम आएगा। ठीक, अब हम बात कर ले इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये जो पूरा हम लोग पूरा करंट हमें पूरी निकालनी है तभी यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो उससे पहले में पता होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम सबको जोड़ देगा तो हम बता सकते हैं कितना होगा। लिख लीजिए। तो ये आपने देखा था इंटरनल कितना था। तो इंटरनल हमारे पास था 0.3 प्लस का 1.2 प्लस का हमारे पास ये 4.5 भी तो है, ये 4.5 हो गया। ठीक, और प्लस हमारे पास कितना, ये जो सॉल्व करके हमने निकाला 2 ओम, इसको 2 ओम को भी हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास आएगा जाकर 8 ओम। तो ये पूरे सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 8 ओम है। तो अब यहाँ से क्या मिल सकता है, हमें क्या मिल गया है, टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम पूरा पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे कि इस इतने में पूरा कितना पोटेंशियल है। जब यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, पूरा नेट ईएमएफ कितना था, 4 वोल्ट है। अब यहाँ कितना पोटेंशियल है उसको हम निकाल लेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ का हमें पोटेंशियल फिर करंट हम लोग पता कर लेंगे। तो हम लोग करते हैं कि बात करते हैं भाई पूरे सर्किट का हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो पूरे सर्किट में करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, पूरे सर्किट में कितनी करंट होगी। तो वहां पे हम कर सकते हैं I बराबर फॉर्मूला होता है V/R। ठीक, ये पूरे सर्किट की करंट निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल तो हमें पता है, टोटल नेट ईएमएफ कितना था, 4 वोल्ट था, हम लोग ले यहाँ 4 वोल्ट। और हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस कितना निकला है टोटल, वो 8 निकला है। यानी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जाकर 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट की करंट अगर इस क्वेश्चन में कही जाती तो हम लोग यहीं तक सॉल्व करके इस क्वेश्चन को रोक देते हैं। इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो सर कितनी है, 0.5 एम्पियर है। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है कि 3 ओम में कितनी करंट है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम लोग रोकना जरा। हाँ, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इतने में कितना पोटेंशियल कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4.5 प्लस 1.5, ये हमारे पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो था। तो यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ पे वोल्ट हम बात करें कितना पोटेंशियल ले रहा है, तो V बराबर होता है IR। तो यहाँ से हम कह सकते हैं I कितना है, I हमारे पास कितना है 0.5 और R हमारे पास कितना है 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 वोल्ट। ये क्या होता है, यहाँ तक का इतना पोटेंशियल कितना है, तो 3 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इस सर्किट के अंदर, यानी कि जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है और 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि नेट ईएमएफ जो हमारे पास था, तो नेट हमारे पास कितना था, तो नेट ईएमएफ जो हमारे पास था या फिर जो नेट हमारे पास पोटेंशियल था, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल आया था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नेट जो हमारे पास था वो कितना था, 4 वोल्ट था। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो ये सर्किट दिया गया है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक, तो अब क्वेश्चन हमारा लगभग खत्म पे है, एंडिंग पे है। क्यों, क्योंकि अब हमें मिल गया है पोटेंशियल इस सर्किट के अंदर का, और यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो भी हमको यहाँ पे बताया गया था कितना रेजिस्टेंस है। तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालनी थी करंट। तो करंट बराबर क्या हम कहेंगे कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। और V हमारे पास कितना है, 1 वोल्ट है, और R हमारे पास कितना है, यहाँ पे दिया गया है 3 ओम। यहाँ पे बात करें कि 3 ओम पे निकालना था ना, 3 ओम रेजिस्टेंस पे कितना होगा, तो 3 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो 3 को जब से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.33। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसके अंदर कितनी करंट हम बता सकते हैं 3 एम्पियर, 0.33 एम्पियर। सो हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ।
और जो टॉपिक हम लोगों ने वो भी यहाँ से हमें क्लियर हो गए। कुछ जो डाउट आपके होंगे टॉपिक पढ़ते वक्त तो वो आपको इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो गया होगा। जैसे कि ये वाला बताया था हमने कि यहाँ पे करंट का क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो वहाँ माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। और किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू आप उस वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक हम लोग बार बार वीडियोस में अपलोड करते रहें और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। इसलिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।